जिसने जीवन भर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अपनी नींद, अपना चैन, अपना सुकून सब कुछ खो दिया, आज रिटायरमेंट के बाद घर वापसी पर उसे अपने ही मकान में अपने लिए एक चारपाई डालने भर की जगह नहीं है। जी हाँ, आज की कहानी है सामाजिक परिवेश में सामाजिक रिश्तों के बिखराव की एक सच्ची घटना को उभारती कहानी वापसी, जिसका वाचन मेरे यानी हुकुम सिंह के द्वारा किया गया है। कहानी की शुरुआत कुछ यूं होती है। कहानी का नायक गजाधर बाबू आज पूरे 35 साल की नौकरी के बाद रिटायर होकर के अपने घर वापस आ रहे हैं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। आज वो अपने बच्चों, अपनी पत्नी से मिलने के लिए व्यग्र हो रहे हैं। उनका नौकर गणेशी उनका सामान पैक कर रहा है। गणेशी ने अपनी घरवाली से गजाधर बाबू के लिए बेसन के लड्डू बनवा लिए थे। गणेशी ने कहा, कभी कभी हम लोगों की भी खबर लेते रहिएगा। गजाधर बाबू ने हामी में सिर हिलाया। कभी कुछ ज़रूरत हो तो लिखना गणेशी, और इस अगहन तक बिटिया की शादी जरूर कर देना। गणेशी ने अंगोछे के छोर से आंखें पोंछी। अब आप लोग सहारा ना देंगे तो कौन देगा? आप यहाँ रहते तो शादी में कुछ हौसला मिल जाता। गजाधर बाबू चलने को तैयार बैठे थे। रेलवे क्वार्टर का यह कमरा, जिसमें उन्होंने कितने वर्ष बिताए थे, उनका सामान हट जाने से कुरूप और बेकार सा लग रहा था। आंगन में रोपे पौधे भी जान पहचान के लोग उखाड़ ले गए थे। गजाधर बाबू बहुत खुश हो रहे थे। पूरे 35 साल की नौकरी के बाद वह रिटायर होकर घर जो जा रहे थे। इन वर्षों में अधिकांश समय उन्होंने अकेले रहकर ही काटा था। उन अकेले क्षणों में उन्होंने इसी समय की कल्पना की थी कि जब वह अपने परिवार के साथ रह सकेंगे। इसी आशा के सहारे वो अपने अभाव के बोझ को ढोते चले जा रहे थे। संसार की दृष्टि में उनका जीवन सफल कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने शहर में एक मकान भी बनवा लिया था। बड़े लड़के अमर और लड़की कांति की शादी भी कर चुके थे। 2 बच्चे ऊंची कक्षाओं में पढ़ रहे थे। गजाधर बाबू नौकरी के कारण प्रायः छोटे छोटे स्टेशनों पर ही रहे और उनके बच्चे और पत्नी शहर में, जिससे पढ़ाई में कोई बाधा ना हो सके। गजाधर बाबू स्वभाव से बहुत स्नेही व्यक्ति थे और स्नेह के आकांक्षी भी थे। जब परिवार साथ था तो ड्यूटी से लौटकर बच्चों से हंसते बोलते, पत्नी से कुछ मनोविनोद करते। उन सबके चले जाने से उनके जीवन में गहन सूनापन भर उठा था। खाली क्षणों में उनसे घर में टिका ना जाता था। दोपहर में गर्मी होने पर भी 2 बजे तक आग जलाए रहती और उनके स्टेशन से वापस आने पर गरम गरम रोटियां सेक कर देती। उनके खा चुकने और मना करने पर भी थोड़ा बहुत खाना थाली में अधिक ही परोस देती और बड़े प्यार से आग्रह करती। जब वह थके हारे बाहर से आते तो उनकी आहट पाकर वह रसोई के द्वार पर निकल आती और उनकी सलज आंखें मुस्कुरा उठती। गजाधर बाबू को तब हर छोटी बात भी याद आ जाती और वह उदास हो उठते। अब कितने वर्षों बाद वह अवसर आ रहा है जब वह फिर उसी स्नेह और आदर के मध्य रहने जा रहे थे। आज गजाधर बाबू के पुराने जीवन की वो सारी बातें उन्हें स्मरण हो रही थीं। किस तरह से उन्होंने अपने परिवार के साथ वो यादगार लम्हे बिताए थे। आज वह वो अवसर पुनः आ गया था। टोपी उतारकर गजाधर बाबू ने चारपाई पर रख दी। जूते खोलकर नीचे खिसका दिए। अंदर से रह रहकर कहकहों की आवाज़ आ रही थी। इतवार का दिन था और उनके सब बच्चे इकट्ठे होकर नाश्ता कर रहे थे। गजाधर बाबू के सूखे चेहरे पर स्निग्ध मुस्कान आ गई। उसी तरह मुस्कुराते हुए वह बिना खांसे ही अंदर आज चले आए। उन्होंने देखा कि नरेंद्र कमर पर हाथ रखे शायद पिछले रात को देखी गई फिल्म की कोई नकल कर रहा है और बसंती हंस हंस कर दोहरी हुई जा रही है। अमर की बहू को अपने तन बदन का कोई होश ही ना था।
और वह उन्मुक्त रूप से हंसे जा रही थी। गजाधर बाबू को देखते ही नरेंद्र धप से बैठ गया और चाय का प्याला उठाकर मुंह से लगा लिया। बहू को होश आया और उसने झट से माथा ढक लिया। केवल बसंती का शरीर रह रहकर हंसी दबाने के प्रयास में हिलता चला जा रहा था। गजाधर बाबू ने मुस्कुराते हुए उन लोगों को देखा, फिर कहा, क्यों नरेंद्र, क्या नकल हो रही है? नरेंद्र ने कहा, कुछ नहीं बाबूजी। गजाधर बाबू ने चाहा था कि वह भी इसी मनोविनोद में भाग लेते, क्योंकि कितने सालों बाद वो पूरे परिवार को एक साथ देख रहे थे, पर उनके आते ही जैसे सब कुंठित होकर चुप हो गए। उससे उनके मन में थोड़ी निराशा तो आई। बैठते हुए बोले, बसंती, चाय मुझे भी देना। तुम्हारी अम्मा की पूजा अभी चल रही है क्या? बसंती ने माँ की कोठरी की ओर देखा। अभी आती ही होंगी, और प्याले में उनके लिए चाय छानने लगी। बहू चुपचाप पहले ही चली गई थी। अब नरेंद्र भी चाय की आखिरी घूंट पीकर उठ खड़ा हुआ। केवल बसंती पिता के लिहाज में चौके में बैठी माँ की राह देख रही थी। गजाधर बाबू ने एक घूंट चाय पी, फिर कहा, बेटी, चाय तो फीकी है, लाइए चीनी और डाल दूं। बसंती बोली, रहने दो, तुम्हारी अम्मा जब आएंगी तभी पी लूँगा। थोड़ी देर में उनकी पत्नी हाथ में अर्घ्य का लोटा लिए हुए निकली और अशुद्ध स्तुति करते हुए तुलसी में डाल दी। उन्हें देखते ही बसंती भी उठ खड़ी हुई। पत्नी ने आकर गजाधर बाबू को देखा और कहा, अरे, आप अकेले ही बैठे हैं, ये सब कहाँ चले गए? गजाधर बाबू के मन में फांस सी करक उठी। अपने अपने काम में लग गए हैं, आखिर बच्चे ही तो हैं। पत्नी आकर चौके में बैठ गई। उन्होंने नाक भौं चढ़ाकर चारों ओर जूठे बर्तनों को देखा, फिर कहा, सारे के सारे जूठे बर्तन पड़े हैं, इस घर में कुछ धर्म कर्म बाकी ही ना रहा। पूजा करके सीधे चौके में घुसो। फिर उन्होंने नौकर को पुकारा। जब उत्तर न मिला तो एक बार और ऊंचे स्वर में बोली, फिर पति की ओर देखकर बोली, बहू ने भेजा होगा बाजार में। और एक लंबी सांस लेकर चुप हो गईं। गजाधर बाबू बैठकर चाय और नाश्ते का इंतज़ार कर रहे थे। उन्हें अचानक ही गणेशी की याद आ गई। रोज़ सुबह पैसेंजर आने से पहले वह गरम गरम पूड़ियाँ और जलेबी बनाता था। गजाधर बाबू जब तक उठकर तैयार होते उनके लिए जलेबियाँ और चाय लाकर रख देता था। चाय भी कितनी बढ़िया, कांच के गिलास में ऊपर तक भरी लबालब। पैसेंजर भले ही रानीपुर लेट पहुँचे, लेकिन गणेशी ने चाय पहुँचाने में आज तक कभी देर ना की थी। क्या मजाल कि कभी उसे कुछ कहना पड़े। पत्नी का शिकायत भरा स्वर सुन उनके विचारों में व्याघात पहुँचा। वह कह रही थी, सारा दिन इसी खिचखिच में निकल जाता है। इस गृहस्थी का धंधा पीटते पीटते उम्र बीत गई, कोई जरा हाथ बटाने वाला भी ना मिला। बहू क्या कुछ नहीं करती? गजाधर बाबू ने पूछा। पड़ी रहती है। गजाधर बाबू ने जोश में आकर बसंती को आवाज़ दी। बसंती भाभी के कमरे से निकली तो गजाधर बाबू ने कहा, बसंती, आज से शाम का खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। सुबह का भोजन तुम्हारी भाभी बनाएगी। बसंती मुंह लटकाकर बोली, बाबूजी, पढ़ना भी तो होता है। गजाधर बाबू ने प्यार से समझाया, तुम सुबह पढ़ लिया करो, तुम्हारी माँ बूढ़ी हो गई हैं, उनके शरीर में अब वह शक्ति ना बची। तुम हो, तुम्हारी भाभी हैं, दोनों मिलकर काम में हाथ बटा लिया करो। बसंती चुप रही। उसके जाने के बाद उसकी माँ ने धीरे से कहा, पढ़ने का तो बहाना है, कभी मन ही नहीं लगता इसका। लगे भी कैसे, शीला से ही फुर्सत नहीं। बड़ी बड़ी लड़की हैं उनके घर में, हर वक्त वहीं घुसी रहती है। मुझे वह अच्छा नहीं लगता, मना करूं तो बुरा मान जाती है। नाश्ता कर गजाधर बाबू बैठक में चले गए। घर छोटा था और ऐसी व्यवस्था हो चुकी थी कि उसमें गजाधर बाबू के रहने के लिए कोई स्थान ही न बचा था। जैसे किसी मेहमान के लिए कुछ अस्थायी प्रबंध कर दिया जाता है, उसी प्रकार बैठक में कुर्सियों को दीवार से सटाकर बीच में गजाधर बाबू के लिए पतली सी चारपाई डाल दी गई थी। गजाधर बाबू उस कमरे में पड़े पड़े कभी कभी अनायास ही इस अस्थायित्व का अनुभव करने लगते। उन्हें याद आ जाती उन रेलगाड़ियों की खटखट, उनका आकर रुकना और अपने लक्ष्य की ओर फिर चले जाना। घर छोटा होने के कारण बैठक में ही अब अपना प्रबंध किया था। उनकी पत्नी के पास अंदर एक छोटा सा कमरा अवश्य था, पर वह
एक ओर अचारों के मर्तबान और दाल चावल के कनस्तर से और घी के डिब्बों से घिरा हुआ था, तो दूसरी ओर पुरानी रजाइयाँ दरियाँ लिपटी हुई रस्सी से बंधी रहती थीं। उसके पास एक बड़े से टीन के बक्से में भर भर के गर्म कपड़े रखे हुए थे। घर का दूसरा कमरा अमर और उसकी बहू के पास था। तीसरा कमरा जो सामने की ओर था बैठक था। गजाधर बाबू के आने से पहले उसमें अमर के ससुराल से आया बेंत की 3 कुर्सियों का सेट पड़ा था। कुर्सियों पर नीली गद्दियाँ और बहू के हाथों के कड़े कुशन थे। जब कभी उनकी पत्नी को कोई लंबी शिकायत करनी होती तो अपनी चटाई बैठक में डाल पड़ जाती थी। वह एक दिन चटाई लेकर आ गईं। गजाधर बाबू ने घर गृहस्थी की बातें छेड़ी। वह घर का रवैया देख रहे थे। बहुत हल्के से उन्होंने कहा कि अब हाथ में पैसा कम रहेगा तो कुछ खर्च भी कम हो जाना चाहिए। सभी खर्च तो वाजिब वाजिब हैं, किसका पेट काटूं? यही जोड़ गांठ करते करते बूढ़ी हो गई, ना ढंग का पहना और ना ओढ़ा। गजाधर बाबू ने आहत विस्मित दृष्टि से अपनी पत्नी की ओर देखा। उनसे अपनी हैसियत छिपी न थी। उनकी पत्नी तंगी का अनुभव कर उसका उल्लेख कर रही थी। यह स्वाभाविक था, लेकिन उनमें सहानुभूति का पूर्ण अभाव गजाधर बाबू को नजर आ रहा था। उनसे यदि राय बात की जाती कि प्रबंध कैसे हो तो उन्हें चिंता कम संतोष अधिक होता, लेकिन पत्नी तो सिर्फ शिकायतों में ही लगी थी। जैसे परिवार की सब परेशानियों के लिए गजाधर बाबू ही जिम्मेदार हों। तुम्हें किस बात की कमी है अमर की माँ? घर में बहू है, लड़के बच्चे हैं, सिर्फ रुपए से ही आदमी अमीर नहीं होता, गजाधर बाबू ने कहा और कहने के साथ ही अनुभव भी किया। यह उनकी आंतरिक अभिव्यक्ति थी, ऐसी कि उनकी पत्नी नहीं समझ सकती थी। हाँ, बड़ा सुख है ना बहू से, आज रसोई करने गई है, देखो क्या करती है, गजाधर की पत्नी सख्त लहजे में बोली। गजाधर बाबू बैठे हुए पत्नी को देखते रह गए। यही थी क्या उनकी पत्नी, जिसके हाथों के कोमल स्पर्श, जिसकी मुस्कान की याद में उन्होंने संपूर्ण जीवन काट दिया था? उन्हें लगा कि लावण्यमय युवती जीवन की राह में कहीं खो गई है। गजाधर बाबू को लग रहा था कि आज उनके सामने जो स्त्री बैठी है वह नहीं है जो उन्हें प्राणों से अधिक प्यार करती थी। गजाधर बाबू देर तक निसंग दृष्टि से पत्नी की ओर देखते रहे और फिर लेटकर छत की ओर ताकने लगे। अंदर कुछ गिरा और उनकी पत्नी हड़बड़ाकर उठ बैठी। लो, बिल्ली ने कुछ गिरा दिया शायद, और वह अंदर भागी। थोड़ी देर में लौट कर आईं तो उनका मुंह फूला हुआ था। देखा, बहू को चौका खुला छोड़ आई थी, बिल्ली ने दाल की पतीली गिरा दी। सभी तो खाने को हैं, क्या खिलाऊंगी अब? वह सांस लेने को रुकी और बोली, एक तरकारी और 4 पराठे बनाने में सारा डिब्बा घी उड़ेल कर रख देती है, जरा सा दर्द नहीं है। कमाने वाला हाथ तोड़े और यहाँ चीज़ें लुटती चली जाएं। मुझे तो मालूम था कि यह सब काम किसी के बस का नहीं है। गजाधर बाबू को लगा कि पत्नी अगर कुछ और बोली तो अब उनके कान झंझना उठेंगे। ओठ भींच करवट लेकर उन्होंने पत्नी की ओर पीठ कर ली। रात का भोजन बसंती ने जानबूझकर ऐसा बनाया था कि कौर का निवाला तक कोई ना ले सके। गजाधर बाबू चुपचाप खाकर उठ गए, पर नरेंद्र थाली सरका कर उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता। बसंती तुनक कर बोली, तो ना खाओ, कौन तुम्हारी खुशामद करता है? तुमसे खाना बनाने को कहा किसने था? नरेंद्र चिल्लाया। बाबूजी ने, बसंती उससे भी तेज चिल्ला कर बोली। बाबूजी को बैठे बैठे यही सूझता है। बसंती को उठाकर माँ ने नरेंद्र को मनाया और अपने हाथ से कुछ बनाकर उसे खिला दिया। गजाधर बाबू ने बाद में पत्नी से कहा, इतनी बड़ी लड़की हो गई है और उसे खाना बनाने तक का शऊर नहीं आया? अरे आता भी तो कैसे, कुछ करना ही नहीं चाहती, पत्नी ने उत्तर दिया। अगली शाम को माँ को रसोई में देख कपड़े बदलकर बसंती बाहर आई तो बैठक से गजाधर बाबू ने टोक दिया, कहाँ जा रही हो? पड़ोस में शीला के घर, बसंती ने उत्तर दिया। कोई ज़रूरत नहीं, अंदर जाकर पढ़ो, गजाधर बाबू ने कड़े स्वर में कहा। कुछ देर अनिश्चित खड़े रहकर बसंती तुनक कर अंदर चली गई। गजाधर बाबू शाम को रोज टहलने जाते थे। लौट कर आए
तो पत्नी ने कहा, क्या कह दिया है बसंती से? शाम से मुंह लपेटे पड़ी है, खाना भी नहीं खाया। गजाधर बाबू खिन्न हो गए। पत्नी की बात का उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। उन्होंने मन में निश्चय कर लिया कि बसंती की शादी जल्दी ही कर देंगे। उस दिन के बाद बसंती पिता से बची बची रहने लगी। जाना होता तो पिछवाड़े से निकल जाती। गजाधर बाबू ने 2-1 बार पत्नी से पूछा तो उत्तर मिला, रूठी हुई है। गजाधर बाबू को रोष आया। लड़की के इतने मिजाज, जाने को रोक दिया तो पिता से बोलेगी नहीं। फिर उनकी पत्नी ने ही सूचना दी कि अमर यानी उनका बेटा अब अलग रहने की सोच रहा है। गजाधर बाबू ने विस्मय भरे स्वर से कहा, क्यों? पत्नी ने साफ साफ उत्तर नहीं दिया। अमर और उसकी बहू की शिकायतें बहुत थीं। उनका कहना था कि गजाधर बाबू हमेशा बैठक में ही पड़े रहते हैं, कोई आने जाने वाला हो तो कहीं बिठाने की जगह नहीं। अमर को अब भी वह छोटा समझते थे और मौके बेमौके टोक दिया करते थे। बहू को काम करना पड़ता था और सास जब तब फूहड़पन पर ताने दिया करती थी। हमारे आने से पहले भी कभी ऐसी बात हुई थी क्या? गजाधर बाबू ने पत्नी से पूछा। पत्नी ने सिर हिलाकर बताया कि नहीं, पहले अमर घर का मालिक बनकर रहता था। बहू को कोई रोक टोक ना थी। अमर के दोस्तों का प्रायः यही घर अड्डा हुआ करता था और अंदर से नाश्ता चाय तैयार होकर आता रहता था। बसंती को भी बहुत अच्छा लगता था। उसे भी घूमने घामने में कोई रोक टोक ना थी। गजाधर बाबू ने बहुत धीरे से कहा, अमर से कहो जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले दिन वह सुबह घूम कर लौटे तो उन्होंने पाया कि बैठक में उनकी चारपाई नहीं है। अंदर जाकर पूछने ही वाले थे कि उनकी दृष्टि रसोई के अंदर बैठी पत्नी पर पड़ गई। उन्होंने यह कहने को मुंह खोला ही कि बहू कहाँ है, पर कुछ याद कर चुप हो गए। पत्नी की कोठरी में झांका तो अचार, रजाइयाँ और कनस्तरों के मध्य अपनी चारपाई भी लगी पाई। गजाधर बाबू ने कोट उतारा और कहीं टांगने को दीवार पर नज़र दौड़ाई, मगर उनके कोट टांगने की भी कहीं जगह न थी। फिर उसे मोड़कर अर्गनी के कुछ कपड़े खिसकाकर एक किनारे पर टांग दिया। कुछ खाए बिना ही अपनी चारपाई पर लेट गए। कुछ भी हो, तन आखिरकार बूढ़ा हो चुका था। थकावट उन पर हावी हो रही थी। ऊपर से घर वालों का, अपने अपनों का यह मिजाज देखकर उनकी आत्मा भी खिन्न हो रही थी। सुबह शाम कुछ दूर टहलने अवश्य चले जाते थे, पर आते आते थक उठते थे। गजाधर बाबू को अपना बड़ा सा क्वार्टर याद आ रहा था। निश्चिंत जीवन, सुबह पैसेंजर ट्रेन आने पर स्टेशन की चहल पहल, चिर परिचित चेहरे और पटरी पर रेल की पटरियों की खट खट जो उनके लिए मधुर संगीत की तरह थी। तूफान और डाक गाड़ी के इंजनों की चिंगाड़ उनकी अकेली रातों की साथी थी। वह जीवन अब उन्हें एक खोई हुई निधि सा प्रतीत हो रहा था। उन्हें लगा कि वह जिंदगी द्वारा ठग लिए गए हैं। उन्होंने जो कुछ चाहा उसमें से एक बूंद भी उन्हें ना मिला। लेटे हुए वह घर के अंदर से आते विविध स्वरों को सुन रहे थे। बहू और सास की छोटी छोटी झड़पें, बाल्टी पर खोले नल की आवाज़, रसोई के बर्तनों की खटपट और उसी में 2 गौरैयों का वार्तालाप। और अचानक ही उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब घर की किसी बात में वह दखल ना देंगे। यदि गृह स्वामी के लिए पूरे घर में एक चारपाई की जगह नहीं है तो अब यहीं पड़े रहेंगे। अगर कहीं और डाल दी गई तो वह वहाँ चले जाएंगे। यदि बच्चों के जीवन में उनके लिए कहीं स्थान नहीं तो अपने ही घर में परदेसी की तरह पड़े रहेंगे, पर किसी से किसी तरह की कोई शिकायत ना करेंगे। नरेंद्र रुपए मांगने आया तो बिना कारण पूछे ही उसे रुपए दे दिए। बसंती काफ़ी अंधेरा हो जाने पर भी पड़ोस से वापस ना आई तो भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। पर उन्हें सबसे बड़ा गम यह था कि उनकी पत्नी ने भी उनमें कुछ परिवर्तन लक्ष्य नहीं किया। वह मन ही मन कितना भार ढो रहे हैं, इससे वह अनजान ही बनी रहीं। बल्कि उन्हें पति के घर के मामले में हस्तक्षेप न करने के कारण शांति ही नजर आ रही थी। गजाधर बाबू ने अपने आप को पूरी तरह से बदल दिया था।
उन्होंने घर के सभी मामलों में हस्तक्षेप करना बंद कर दिया था। लेकिन गजाधर बाबू की पत्नी को इन सब मामलों से कोई मतलब ना था। वह अपने आप में ही इतनी व्यस्त थीं कि पति के इस व्यवहार पर उन्हें जरा भी आश्चर्य ना हुआ। उल्टे उन्हें यह अच्छा ही लग रहा था कि कम से कम गजाधर बाबू का किसी से खटपट नहीं हो रहा है। कभी कभी वह भी गजाधर बाबू से कह उठती कि अब ठीक ही है, आप बीच में ना ही पड़ा कीजिए, बच्चे बड़े हो गए हैं, हमारा जो कर्तव्य था हमने कर दिया, अब पढ़ा रहे हैं, बाकी आगे शादी भी करा देंगे। गजाधर बाबू ने आहत दृष्टि से पत्नी की ओर देखा। उन्होंने अनुभव किया कि वह पत्नी और बच्चों के लिए केवल क्या धनोपार्जन का एक साधन मात्र थी। जिस व्यक्ति के अस्तित्व में पत्नी मांग में सिंदूर डालने की अधिकारिणी है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा है, उसके सामने वह 2 वक्त भोजन की थाली रख देने से सारे कर्तव्यों से छुट्टी पा जाती है। वह घी और चीनी के डिब्बों के कनस्तरों में इस तरह से रमी है कि उसे पति के हृदय में क्या व्याघात चल रहा है इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। गजाधर बाबू उनके जीवन के केंद्र नहीं हो सकते। उन्हें तो अब बेटी की शादी के लिए भी उत्साह बुझ चुका था। किसी बात में हस्तक्षेप न करने के निश्चय के बाद भी उनका अस्तित्व उस वातावरण का एक भाग न बन सका। उनकी वापसी के बाद पूरे परिवार के किसी भी सदस्य ने उन्हें सही ढंग से अपना माना ही ना था। इतने दिन बीत जाने के बावजूद भी लोग उनसे ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे वो कोई अपरिचित मेहमान हों। उनकी उपस्थिति उस घर में ऐसी असंगत लगने लगी थी जैसे सजी हुई बैठक में उनकी चारपाई थी। उनकी सारी खुशी एक गहरी उदासीनता में डूब चुकी थी। इतने सब निश्चयों के बावजूद एक दिन आखिरकार उनसे गलती हो ही गई और घर के एक मामले में दखल दे बैठे। पत्नी स्वभाव अनुसार नौकर की शिकायत कर रही थी कि कितना कामचोर है, बाजार की भी चीज़ में पैसा बचा लेता है, खाने बैठता है तो खाता ही चला जाता है। गजाधर बाबू को बराबर यह महसूस होता रहता था कि उनके घर का रहन सहन और खर्च उनकी हैसियत से कहीं ज़्यादा है। पत्नी की बात सुनकर बोले कि नौकर का खर्च बिल्कुल बेकार है, छोटा मोटा काम है, घर में 3 मर्द हैं, कोई ना कोई कर ही देगा। उन्होंने उसी दिन नौकर का हिसाब कर दिया। अमर दफ्तर से वापस आया तो नौकर को पुकारने लगा। अमर की बहू बोली, बाबूजी ने नौकर छुड़ा दिया। क्यों? कहते हैं खर्च बहुत है। यह वार्तालाप बहुत सीधा सा था, पर जिस टोन में बहू बोली गजाधर बाबू को खटक गया। उस दिन जी भारी होने के कारण गजाधर बाबू टहलने नहीं गए थे। आलस्य में उठकर बत्ती भी नहीं जलाई थी। इस बात से बेखबर नरेंद्र माँ से कहने लगा, अम्मा तुम बाबूजी से कहती क्यों नहीं? बैठे बिठाए कुछ नहीं तो नौकर ही छुड़ा दिया। अगर बाबूजी यह समझें कि मैं साइकिल पर गेहूं रखकर आटा पिसाने जाऊंगा तो यह मुझसे नहीं हो पाएगा। हाँ अम्मा, बसंती का स्वर था, मैं कॉलेज भी जाऊं और लौटकर घर में झाड़ू भी लगाऊं, यह मेरे बस की बात नहीं। बूढ़े आदमी हैं, अमर भुनभुनाया, चुपचाप पड़े क्यों नहीं रहते? हर चीज़ में दखल देना क्या जरूरी है? अब हम लोग बच्चे नहीं रहे। पत्नी ने बड़े व्यंग से कहा। और कुछ नहीं सूझा तो तुम्हारी बहू को ही चौके में भेज दिया। वह गई तो 15 दिन का राशन 5 दिन में ही बना कर रख दिया। बहू कुछ कहे इससे पहले वह चौके में घुस गईं। कुछ देर में अपनी कोठरी में आईं और बिजली जलाई तो गजाधर बाबू को देख दंग रह गईं। आज गजाधर बाबू टहलने नहीं गए थे। घर की चारपाई पर पड़े पड़े ही सब कुछ सुन रहे थे। लेकिन पत्नी के कमरे में आते ही गजाधर बाबू ने अपनी मुख मुद्रा में ऐसा बदलाव कर लिया जैसे उनके मनोभावों को उनकी पत्नी समझ ही ना सकी। उन्हें लगा शायद वह सो रहे हैं और वह चुपचाप आंखें बंद किए लेटे रहे। और उस दिन के बाद से गजाधर बाबू ने पूरे परिवार से बोलना चालना बहुत कम कर दिया था। एक दिन गजाधर बाबू चिट्ठी हाथ में लिए अंदर आए
और पत्नी को पुकारा। वह भीगे हाथ लिए निकली और आंचल से पोंछती हुई पास खड़ी हो गईं। गजाधर बाबू ने बिना किसी भूमिका के कहा, मुझे सेठ राम जी मल की चीनी मिल में नौकरी मिल गई है। खाली बैठे रहने से 2-4 पैसे ही घर में आए वही अच्छा है। उन्होंने तो पहले ही कहा था, पर मैंने मना कर दिया था। फिर कुछ रुककर जैसे बुझी हुई आग में चिंगारी चमक उठे, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैंने सोचा था कि बरसों तुम सबसे अलग रहने के बाद अवकाश पाकर परिवार के साथ रहूँगा। खैर, परसों जाना है, तुम भी चलोगी? मैं? पत्नी ने सकपका कर कहा, मैं चलूँगी तो यहाँ का क्या होगा? इतनी बड़ी गृहस्थी और फिर सयानी लड़की। बात बीच में ही काटकर गजाधर बाबू ने हताश स्वर में कहा, ठीक है, तुम यहीं रहो, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। और इतना कहते कहते वे गहरे मौन में डूब गए। नरेंद्र ने बड़ी तत्परता से बिस्तर बांधा और रिक्शा बुला लाया। गजाधर बाबू की टीन का बक्स और पतला सा बिस्तर उस पर रख दिया गया। नाश्ते के लिए लड्डू और मठरी की डलिया हाथ में लिए गजाधर बाबू रिक्शे पर बैठ गए। एक दृष्टि उन्होंने अपने परिवार पर डाली, फिर दूसरी ओर देखने लगे और रिक्शा चल पड़ा। उनके जाने के बाद सब अंदर लौट आए। सबके चेहरे खिले हुए थे, जैसे किसी अनचाहे मेहमान को विदा करके वापस आ रहे हों। गजाधर बाबू की घर वापसी इन सबको रास नहीं आई। अंदर आकर बहू ने अमर से पूछा, सिनेमा ले चलिएगा ना? बसंती ने उछलकर कहा, भैया हमें भी। गजाधर बाबू की पत्नी सीधे चौके में चली गईं। बची हुई मठरियों को कटोरदान में रखकर अपने कमरे में लाईं और कनस्तरों के पास रख दिया। फिर बाहर आकर कहा, अरे नरेंद्र, बाबू की चारपाई कमरे से निकाल दे, उसमें चलने तक की जगह नहीं है। जिस तरह से गजाधर बाबू घर से निकल गए थे, उसी तरह से नरेंद्र ने गजाधर बाबू की चारपाई को भी कमरे से निकाल दिया था। तो यह थी सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के विघटन की सच्ची कथा को दर्शाती कहानी वापसी, जिसे लिखा था उषा प्रेमोदा ने। तो ऐसी ही कहानियों को सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और देखते रहें हिंदी दृष्टि विद हुकुम सर। बहुत बहुत धन्यवाद।